हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की नई वीडियो में। एंड जैसा आपको पता है कि जो हमारा एनटीए है जो नीट के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, उसने नीट की जो डेट है, नीट एग्ज़ामिनेशन की जो डेट है वो अनाउंस कर दी है, जो कि है 12 सितंबर, यानी 12 सितंबर को आपका नीट का एग्ज़ाम होगा। ठीक है। सो आप अगर नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें 18, 19, 20 के, तो एनटीए मेनली जो फोकस करता है क्वेश्चंस के लिए वो फोकस करता है एनसीईआरटी पे। तो अगर आप बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपका मेन जो फोकस होना चाहिए वो आपका एनसीईआरटी पे होना चाहिए। एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज आपको करना है। सो उसके रिगार्डिंग हम एक न्यू सीरीज़ ला रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, कंप्लीट एनसीईआरटी वन शॉट वीडियो में रिवाइज़ करेंगे, जिसमें हम 11th क्लास की एनसीईआरटी भी लेंगे एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी भी लेंगे। तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2, जो है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की, तो 2 से 4 क्वेश्चंस के आसपास यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से आपको तैयार करना है। एंड जैसे मैंने बताया एनसीईआरटी हम कंप्लीट कवर करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने साथ साथ एनसीईआरटी लेके बैठिए एंड साथ साथ एक पेंसिल भी लेके बैठिए, ताकि जो भी मैं आपको चीज़ें बताऊं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती है उन्हें आप अंडरलाइन कर लें या मार्क कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा क्वेश्चन बनने का चांस रहता है वो हमारा रहता है एरिस्टोटल के वर्क से। एरिस्टोटल का वर्क था क्या? ये हमारे उन कुछ अर्लीस्ट साइंटिस्ट में से थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिसली क्लासिफिकेशन के लिए, साइंटिफिक बेसिस मतलब इन्होंने हमारा या तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया, ठीक है, या फिर आरबीसी की अब्सेंस और प्रेजेंस पे इन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करा। जैसे इन्होंने जो प्लांट्स थे, जो भी हमारे प्लांट्स थे, उन्हें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफाई करा था, ट्रीज़ में, शब्स में और हर्ब्स में। तो ये 3 कैटेगरी थी प्लांट्स की जो एरिस्टोटल ने बनाई मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे। साथ ही साथ इन्होंने एनिमल्स को भी डिवाइड करा। क्या करा इन्होंने? एनिमल्स को भी डिवाइड करा। किन किन ग्रुप्स में? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास आरबीसीज थी, रेड ब्लड सेल्स थे, एंड और से ऑर्गेनिज्म जिनके पास आरबीसी नहीं थी। इसके बेसिस पे इन्होंने ऑर्गेनिज्म या हम कहें एनिमल को क्लासिफाई करा। आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है कार्ल लिनस का वर्क। नेक्स्ट हमारा आता है कार्ल लिनस का वर्क। लिनस ने क्या काम करा था? तो देखिए, लिनस ने हमें बेसिकली 18th सेंचुरी में, यानी 18वीं शताब्दी में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन मीन्स इन्होंने 2 किंगडम बनाए। कौन कौन से किंगडम बनाए? एक बनाया प्लांटी, एक बनाया एनिमेलिया, जिसके अंदर सारे प्लांट और एनिमल को कंसिस्ट करा गया। अब कई बार नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि लिनस ने जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन करा उसकी बेसिस क्या थी, किस बेसिस पे इन्होंने डिवाइड करा? तो इसका आंसर है सेल वॉल। इन्होंने सेल वॉल के बेसिस पे 2 किंगडम बनाए, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो इसे एनसीईआरटी में लिख लीजिए पेंसिल अगर आपके पास है तो। सेल वॉल के बेसिस पे लिनस ने प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम बनाए। जो हमारे प्लांटी थे उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी, प्लस का मतलब है प्रेजेंट थी, और जो हमारे एनिमेलिया थे उनके अंदर सेल वॉल अब्सेंट थी। ठीक है, अब इन्होंने देखिए एक छोटा सा क्या लिया, एक बेसिकली छोटा सा कैरेक्टर लिया एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए। तो इसकी वजह से इनकी बहुत सारी ड्रॉबैक्स भी रही। क्या थी वो ड्रॉबैक्स, हम देख लेते हैं। इनकी ड्रॉबैक्स ये थी कि इन्होंने जब एनिमल या ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करा प्लांट एंड एनिमल में, तो कुछ यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स और कुछ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म साथ में आ गए। जैसे हम बात करें प्लांटी में, जिसमें सेल वॉल वाले ऑर्गेनिज्म थे, तो उसमें एल्गी भी आ गई जो फोटोसिंथेटिक थे, अपना फूड खुद बनाती हैं, एंड फंगी भी आ गई जो नॉन फोटोसिंथेटिक है, जो अपना खाना खुद नहीं बनाती हैं। ठीक है, तो ये इनकी क्या थी, ड्रॉबैक्स थी। अब देखिए, इसमें एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर से कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, 4 किंगडम किसने दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए, बस इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किसने दिया और कौन सा किंगडम इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की,
यहाँ पे आपको राइटिंग थोड़ा दिक्कत हो रही होगी तो उसे आप सही से अपने पेंसिल से लिख लीजिएगा। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो दिया था अर्नेस्ट ERNST अर्नेस्ट हैकल ने, HACKEA हैकल ने, ठीक है। एंड इन्होंने जो किंगडम इंट्रोड्यूस करा था वो कौन सा था, वो था प्रोटिस्टा। कौन सा किंगडम इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था, प्रोटिस्टा, ठीक है। इतना आप याद रख लेंगे। इसके बाद आया हमारा क्या आया, इसके बाद हमारा आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम ये किसने दिया, ये बेसिकली दिया था कॉपलैंड ने। किसने दिया था, कॉपलैंड ने। नाम याद रखेंगे, फालतू चीज़ें आपको याद नहीं रखनी, सिर्फ किसने दिया, कॉपलैंड ने दिया। एंड कौन सा किंगडम इसमें इंट्रोड्यूस हुआ था, इसमें जो हमारा किंगडम इंट्रोड्यूस हुआ वो हमारा हुआ मोनीरा। यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने प्लांटी एंड एनिमेलिया बनाए। इसके बाद आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने क्या करा, प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस करा थे। इसी तरीके से 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने मोनीरा किंगडम इंट्रोड्यूस करा एंड उसमें जो भी कैरेक्टर मिल रहे थे मोनीरा के, उन ऑर्गेनिज्म को हमने इंट्रोड्यूस करा। बेसिकली मोनीरा में हमारे बैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ये सब आते हैं जिन्हें हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद NCERT देती है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। चलिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे मूव करते हैं हम। सो देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो दिया था RH विटेकर ने 1969 में, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि इन्होंने कौन सा किंगडम इंट्रोड्यूस करा, तो देखिए 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको पता है मोनीरा आ चुका था, प्रोटिस्टा आ चुका था, प्लांटी आ चुका था, एनिमेलिया आ चुका था। तो इन्होंने जो किंगडम इंट्रोड्यूस करा, कौन से किंगडम थी वो, फंगाई, ठीक है, या फंजी, जो भी आप बोलना चाहे। अब इन्होंने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, इसका क्राइटेरिया क्या था, किस बेसिस पे इन्होंने ये 5 किंगडम को क्लासिफाई करा, या ऑर्गेनिज्म जो इन 5 किंगडम में इन्होंने इंट्रोड्यूस करे वो किस बेसिस पे क्लासिफाई करे। तो सबसे पहला था सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, सबसे पहला इन्होंने क्या देखा कि सेल की स्ट्रक्चर कैसी है। उसके बाद बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यानी सेलुलर लेवल है, थैलेमस मीन्स सेलुलर लेवल है, बॉडी लेवल है, या फिर ऑर्गन है, या फिर ऑर्गन सिस्टम है। उसके बाद इन्होंने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हेट्रोट्रॉपिक है, सेप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है, ऑटोट्रॉपिक है, कीमोऑटोट्रॉपिक है, ठीक है, ऑक्सीजेनिक है, अनऑक्सीजेनिक है, ये सब इन्होंने देखा। उसके बाद रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, असेक्सुअल है, सेक्सुअल है, असेक्सुअल में कैसा है, ठीक है, ये सब इन्होंने देखा। उसके बाद आता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एवोल्यूशनरी, इसमें हम देखते हैं कि कोई हमारा एंसेस्टर कॉमन तो नहीं था, यानी एवोल्यूशन बेसिस यहाँ पे लिया जाता है। तो ये इनकी क्राइटेरिया थी किंगडम को क्लासिफाई करने में, ठीक है। सो NCERT में आपको एक टेबल दी गई है, उस टेबल को हम थोड़ा देख लेते हैं। ये है आपकी वो टेबल। यहाँ टेबल से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ABCD करके आपको पूछ लेगा। सो सबसे पहले आपको क्या देखना है, मोनीरा की अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोटिस्टा या हम कहें बाकी सारे यूकैरियोट्स होते हैं। सिर्फ हमारा मोनीरा है जो प्रोकैरियोट्स होता है। प्रोकैरियोट का मतलब इनका जो न्यूक्लियस होता है या फिर इनके अंदर जो भी न्यूक्लियस होता है उसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कोई भी एक मेम्ब्रेन नहीं होती। उसके बाद सेल वॉल की बात करें, मोनीरा में जो सेल वॉल है वो बनी होती है पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की, यानी नॉन सेलुलोजिक होती है। प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होती है, आप पढ़ेंगे, ठीक है। फंगी में काइटेन की बनी हुई होती है, प्लांटी में सेलुलोज की बनी हुई होती है, एंड एनिमेलिया में सेल वॉल अब्सेंट होती है। क्योंकि बेसिक हमारा जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो इसी बेसिस पे हुआ था कि एनिमेलिया में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होगा, ठीक, और प्लांटी में क्या आएंगे जिनके अंदर सेल वॉल होगा। इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो देखो प्रोकैरियोट है मोनीरा, तो मेम्ब्रेन अब्सेंट होगी, बाकी सब में प्रेजेंट होगी, बाकी सब क्योंकि क्या है यूकैरियोट्स है। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनीरा सेलुलर लेवल के होते हैं, यानी सिर्फ सेल में सारा लेबर डिवीज़न होता है। प्रोटिस्टा बात करें ये भी सेलुलर लेवल होते हैं। फंगी में बात करें तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर से लेके लूज टिश्यू तक देखे जाते हैं। और प्लांटी की बात करें टिश्यू से लेके ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। एनिमल में बात करें तो टिश्यू से लेके पूरा ऑर्गन सिस्टम तक आपका ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोनीरा हमारा ऑटोट्रॉपिक भी होता है, हेट्रोट्रॉपिक भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी मोनीरा यानी
बेसिकली मोनीरा में हमारे बैक्टीरिया आते हैं। तो आप पढ़ेंगे मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप होते हैं, और हेट्रोट्रॉप में भी कैसे होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा क्या होते हैं हमारे, ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। फंगी की बात करें, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं ओनली, प्लांटेई ऑटोट्रॉपिक होते हैं, एनिमेलिया हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। अब मैं बात करूं यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, ABCD करके, जैसे यहाँ पे प्रोकैरियोट गायब कर देगा, यहाँ पे A लिख देगा, यहाँ पे आपका काइटिन गायब कर देगा, यहाँ पे आपका B लिख देगा, तो बोलेगा आइडेंटिफाई करो A और B में क्या आएगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ लेगा कि ऐसे 2 किंगडम बताओ जिनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन ओनली हेट्रोट्रॉपिक है, तो वो आपका हो जाएगा फंगी और एनिमेलिया, क्योंकि इन दोनों में आप देखो सिर्फ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक लाइन हम डिस्कस करते हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है एंड कई बार बच्चे उसे गलत भी कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि हम पढ़ते कहीं और हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बात लिखी गई है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो साथ में कंसिस्ट करता है क्लेडोमोनास और क्लोरेला को, जिसे हमने पहले एल्गी में रखा था। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में कि क्लेडोमोनास एंड क्लोरेला किस किंगडम को बिलोंग करते हैं, तो आपका आंसर होगा प्रोटिस्टा। इतना याद रखना आप कि क्लेडोमोनास एंड क्लोरेला कहाँ पे पाया जाएगा, प्रोटिस्टा किंगडम में पाया जाएगा। इसे भले ही हम एल्गी में पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पहले इसे एल्गी में ही रखा गया था। क्यों, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, यानी अपना खाना खुद बनाता है, तो इस वजह से इसे हमने पहले एल्गी में रखा था, लेकिन अब इसे हम प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं। तो ये आप एक चीज़ याद रखना। चलिए अब हम अपना सबसे पहला किंगडम पढ़ते हैं, जो है हमारा किंगडम मोनीरा। इसमें आपको सबसे पहले लाइन मिलती है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर। किंगडम मोनीरा में जो मेंबर हैं वो सिर्फ कौन है, बैक्टीरिया हैं। ये मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। एंड ये हर जगह है, एवरीवेयर है। एंड ये एक्सट्रीमली हार्श हैबिटाट में भी पाए जाते हैं, जैसे कोई बहुत ठंडी जगह है या बहुत गर्म जगह है। ठीक है, डीप ओशंस में भी पाए जाते हैं। सो ये आपको याद रखना है इनका हैबिटाट। अब बेसिकली बात आती है इनके क्लासिफिकेशन की। तो जो बैक्टीरिया हैं वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं बेस्ड ऑन देयर शेप। उनकी शेप के बेसिस पे वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक हमारा होता है स्फेरिकल कोकस, जिसे प्लूरल में कोकी, रोड शेप्ड बैसिलस, ठीक है, कोमा शेप्ड विब्रियम एंड स्पाइरल शेप्ड हमारा क्या हो जाएगा, स्पाइरल स्पाइरुलम, स्पाइरल शेप्ड स्पाइरुलम। ओके, अब देखिए इनका बेसिकली डायग्राम भी देख लेते हैं एंड यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी देख लेते हैं जो आपके नीट एग्ज़ाम में आती है। ये आपका सबसे पहले स्फेरिकल शेप हो गया, ठीक है, रोड शेप्ड हो गया, स्पाइरल हो गया, कोमा शेप हो गया, चारों शेप हो गई आपकी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले हैं, मोस्ट कॉमन होते हैं बैसिलस। मोस्ट कॉमन कौन से होते हैं, आपके बैसिलस होते हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि सबसे मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन सा है, तो आप क्या लिखेंगे, बैसिलस। ओके, इसके बाद आपसे अगर पूछ ले कि किस बैक्टीरिया में फ्लैजिला देखने को मिलेगा, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, स्पाइरुला में। देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैजिला दिखा रखा है एनसीईआरटी में। तो यही जब चीज़ें पूछता है तो हम डायग्राम को अच्छे से पढ़ते नहीं, तो हम कहते हैं एनसीईआरटी से बाहर है। तो स्पाइरुलम में फ्लैजिला होता है। बात करें स्पोर किस में होता है, स्पोर प्रेजेंट होता है बैसिलस में। यहाँ पे देखिए इनमें स्पोर को दिखा रखा है, ठीक है। तो स्पाइरुलम में क्या होता है, फ्लैजिला होता है एंड बैसिलस में स्पोर होता है। मोस्ट कॉमन कौन से होते हैं, बैसिलस होते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए एनसीईआरटी यहाँ पे एक लाइन लिखती है, थो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर कंपेयर टू मैनी ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सपेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर हम बात करें बैक्टीरिया के सेल के स्ट्रक्चर की, तो वो तो काफ़ी सिंपल होता है, लेकिन इनकी जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है वो बहुत क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स होती है। क्यों, क्योंकि इनके अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली हर तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। जैसे ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं।
हेट्रोट्रॉपिक में सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, ठीक है, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करते हैं। एंड ऑटोट्रॉप में बात करें तो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और कीमो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं। तो कई तरीके की मेटाबॉलिक एक्टिविटी यहाँ पे शो होती है। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं आर्की बैक्टीरिया को। तो आर्की बैक्टीरिया हमारे प्रिमिटिव होते हैं, यानी सबसे पहले या फिर हम कहें पुराने ज़माने के जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं प्रिमिटिव। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। ये स्पेशल होते हैं क्योंकि ये सबसे हार्श हैबिटाट में रहते हैं, यानी ऐसी हैबिटाट में रहते हैं जहाँ और कोई ऑर्गेनिज्म या और कोई लिविंग बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए काफ़ी सॉल्टी एरियाज़ में रह सकते हैं एंड ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलेंगे हेलोफाइल्स, ठीक है। हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं, बहुत ही गर्म जगह में रह सकते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफिल्स मीन्स काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी होगी एंड मीडियम की बात करें एसिडिक होगा, वहाँ पे भी ये रह सकते हैं। मार्शी एरिया में भी रह सकते हैं। उन बैक्टीरियाज को हम बोलेंगे मिथेनोजेंस। एंड इसका आपका एक जो एग्जाम्पल है वो चैप्टर 10 ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में दे रखा है, मिथेनोबैक्टीरियम, ठीक है। जब आप बायोगैस प्रोडक्शन पढ़ते हो तो वहाँ पे दे रखा है मिथेनोबैक्टीरियम, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मिथेनोजेंस का, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल। आर्कीबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से किस बेसिस में अलग होते हैं? उनकी जो सेल वॉल है, यहाँ पे मैं इरेज करके दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ कि ये किस बेसिस पे अलग होते हैं, सेल वॉल के बेसिस पे अलग होते हैं। अब सेल वॉल के बेसिस पे क्यों अलग होते हैं वो आपको अभी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, तब भी मैं बता देता हूँ। इनकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है स्यूडोम्यूरिन की, स्यूडोम्यूरिन की, ठीक है। इसे आप एनसीईआरटी में लिख लेना अपनी पेंसिल से, स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। लेकिन जो हमारे बेसिकली यू बैक्टीरिया होते हैं उनकी हमने जैसे पढ़ा मोनीरा की जो सेल वॉल है किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकोन यानी अमीनो एसिड और ग्लाइकोन की, तो उस केमिकल को हम बोलते हैं म्यूरिन, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया किसकी बनी होती है, स्यूडोम्यूरिन की, एंड यू बैक्टीरिया में सेल वॉल किसकी बनी होती है, म्यूरिन की। ये इनमें बेसिस होता है एंड यही सेल वॉल रिस्पॉन्सिबल होती है इनके सर्वाइवल के लिए हार्श कंडीशन में, ठीक है। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल। जो मिथेनोजेंस है वो रूमिनेंट यानी जो चरवाहे, जो चरने वाले जानवर होते हैं उनके गट में भी पाए जाते हैं, जैसे काऊ हो गई, बफेलो हो गई। एंड ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मीथेन, जो हमारी एक बायोगैस है, उसके प्रोडक्शन के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में बेसिकली हमें यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। इनके पास एक रिजिड सेल वॉल होती है, रिजिड यानी ठोस होते हैं, और अगर ये मोटाइल होंगे, अगर मूव कर सकते होंगे तो इनके पास फ्लैजिला भी होगा। अब हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो याद रखना, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, बेसिकली बैक्टीरिया हैं जो किस ग्रुप में आते हैं, यू बैक्टीरिया में आते हैं। इनके पास क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए होता है मीन्स ये कैसे होंगे, फोटो ऑटोट्रॉपिक होंगे, यानी सनलाइट से अपना खाना बनाएंगे। तो ये चीज़ याद रखना, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं उनके पास क्लोरोफिल ए होगा, ठीक है। जो ग्रीन प्लांट के सिमिलर होता है, इसीलिए हम इन्हें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। बता दिया मैंने, क्योंकि लाइट को यूज़ करके अपना खाना बनाएंगे, इसलिए फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर, कनोलियर और फिलामेंटस। अब कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे सिंगल पाए जाते हैं, तो ये यूनिसेल्युलर हो गए। अब कुछ जो है इस तरीके से पाए जाते हैं, एक के साथ एक ऐसे चेन बना लेते हैं, तो ये हमारे फिलामेंटस हो गए। और एक तरीका होता है कि ये ऐसे कॉलोनी में रहेंगे, ठीक है, कई सारे ऑर्गेनिज्म साथ में रहेंगे। इनकी बात करें कहाँ पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, मरीन वाटर में भी मिल सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन पे भी मिल सकते हैं। इनकी जो कॉलोनीज़ होती है वो सराउंडेड होती है, यानी कवर होती है ग्लेटेनियस शीट से, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का बेसिकली काम करती है। एंड ये क्या करते हैं, वाटर में ब्लूम कॉज करते हैं, यानी काफ़ी तेज़ी से डिवाइड होते हैं एंड वाटर को पॉल्यूटेड कर देते हैं।
कुछ जो हमारे साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करते हैं। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन किस वजह से होता है, एक स्पेशलाइज सेल होती है जिसे हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट्स। जैसे ये कॉलोनीज में रह रही हैं तो उनमें से एक सेल जो है वो मॉडिफाई हो जाएगी एंड उस सेल को हम बोलेंगे हेटेरोसिस्ट। वो क्या करेगी, बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगी। एग्जाम्पल की बात करें, हमारा नोस्टोक एंड एनाबिना, ये एग्जाम्पल जो आपको दिए हैं इन एग्जाम्पल को अच्छे से याद करना। नोस्टोक एंड एनाबिना हमारे क्या हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हमारे आते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया मीन्स ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन करवाते हैं अपनी सरफेस पे एंड उस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है उससे अपना खाना बनाते हैं। ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्राइट, अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। ये क्या करते हैं, अपने सरफेस पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कराते हैं एंड वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है उसका यूज़ करके अपने लिए एटीपी बनाते हैं। दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रेंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, आयरन। ये जो भी हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रेंट होते हैं उनके रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, इनके न्यूट्रेंट साइकिल में ये हेल्प करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया, जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं नेचर में। जैसे मैंने आपको बताया था कि हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया की जो संख्या होती है वो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया से भी ज़्यादा होती है। और अगर हम बात करें हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया में किस तरीके के बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो सैप्रोफाइटिक हो जाएंगे। यहाँ पे हम न्यूट्रिशन के बेसिस पे ये चीज़ बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है मेजॉरिटी आर इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर। इनमें से हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया में जो ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन अफेयर। इनमें से कुछ ह्यूमन अफेयर में इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे कुछ को हम यूज़ करते हैं दूध से दही बनाने में, कुछ हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है, कुछ एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे पेनिसिलियम हमारा हो गया। अब यहाँ पे एनसीईआरटी लिखता है सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, क्रॉप, फार्म एनिमल एंड पेट्स। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो पैथोजन भी होते हैं, ये डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन में, क्रॉप्स में या फिर एनिमल्स में, जैसे क्लोरेला, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर। ये सारी क्या है, वेल नोन डिजीज़ है जो बैक्टीरिया के थ्रू होती हैं, जिसमें से सिट्रस कैंकर क्या होता है, प्लांट में होता है, बाकी ये जो तीनों हैं ये एनिमल्स में देखे जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे, यानी किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। देखिए, बैक्टीरिया का जो मेन रिप्रोडक्शन होता है वो होता है फिजन द्वारा, जो क्या है एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। मेन इनका जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, फिजन, या आप बाइनरी फिजन भी कह सकते हो। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब है जब खाना ख़त्म हो जाता है तो ये क्या करते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, स्पोर का। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर फेवरेबल कंडीशन है तो फिजन के द्वारा, और अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो स्पोर का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र यूज़ करते हैं। अब देखिए, बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ समझिए, प्रिमिटिव टाइप का यहाँ पे मतलब है क्या। देखिए, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं ना तो उनके पास कोई भी सेक्स ऑर्गन होता है, ना ही उनके गैमेट बनते हैं, ठीक है, ना ही उनका जाइगोट बनता है। तो ये तीनों चीज़ अब्सेंट होती है, तब भी हम कह रहे हैं कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। वो हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर किसी भी बैक्टीरिया के अंदर मान लीजिए कोई डीएनए आता है, चाहे वो सराउंडिंग से आया हो या किसी ने उसमें इंट्रोड्यूस करा हो, तो उसमें क्या हो रही है, वेरिएशन देखने को मिल रही है। तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि उसमें हमें वेरिएशन देखने को मिल रही है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन मतलब ही क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन लाना। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया नहीं गया है। बेसिकली ये 3 टाइप का होता है, प्रिमिटिव टाइप में 3 टाइप का होता है। एक हमारा होता है कंजुगेशन, ठीक है, एक हमारा कौन सा होता है, एक हमारा मैंने बताया जैसे कंजुगेशन होता है,
लिख लेना आप। एक हमारा होता है ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, ठीक है। एंड एक हमारा होता है ट्रांसडक्शन, एक हमारा होता है ट्रांसडक्शन। तो हमारा अगर हम बात करें कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में मीडियम से डीएनए इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। एंड हमारा कंजुगेशन में क्या होता है कि दो बैक्टीरिया आपस में डीएनए का एक्सचेंज करते हैं। डीएनए कौन सा होता है, प्लाज्मिड होता है यहाँ पे, ठीक है, सर्कुलर प्लाज्मिड एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद हमारा आता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, बैक्टीरियोफेज के द्वारा जो डीएनए है वो इंट्रोड्यूस करा जाता है बैक्टीरिया में, ठीक है। तो ये तीनों याद रखना, एनसीईआरटी में लिख लेना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है। इसके बाद हम आ जाते हैं माइकोप्लाज्म पे। किसमें, माइकोप्लाज्म पे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ याद कर लो, जैसे ये इसके पास सेल वॉल नहीं होती, डायरेक्ट लाइन एनसीईआरटी की उठा लेगा कि सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। स्मॉलेस्ट होते हैं, यानी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है ये, बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकती है। कैन लिखा है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा करेगी, कोई कोई जो है वो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर जाएंगे। एंड ये पैथोजेनिक भी हो सकती है, किसमें, एनिमल और प्लांट्स में, ओके। तो यहाँ पे हमारा मोनीरा जो किंगडम है ख़त्म होता है। आई होप कि आपको एनसीईआरटी का जो पोर्शन है वो समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा किंगडम की अगर हम बात करें, इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इसमें जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो आते हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ एनसीईआरटी लिखता है बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इसकी बाउंड्री वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ बाउंड्री डिफाइन नहीं है। इस बुक में 5 के बारे में बताया गया है, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स। ये तीनों हमारे क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। यहाँ पे लिख लो क्या होते हैं ये, फोटोसिंथेटिक होते हैं। स्लाइम माउल्ड एंड प्रोटोजोअन हमारे क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। एंड ये पांचों को प्रोटिस्टा के अंदर हम रखते हैं। दिस किंगडम फॉर्म लिंक बिटवीन द अदर्स डीलिंग विथ प्लांट, एनिमल एंड फंगी। ये जो हमारा प्रोटिस्टा है ये लिंक बनाता है अदर 3 किंगडम्स में, जैसे प्लांट्स, एनिमल, फंगी, इन तीनों के बीच में ये लिंक फॉर्मेशन करता है। बिंग यूकैरियोट द प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स होते हैं, कुछ के पास फ्लैगेला होता है, कुछ के पास सीलिया होती हैं। इनका जो रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है। एंड अगर सेक्सुअल है तो उसमें एक प्रोसेस होगा जिसमें सेल का फ्यूज़न होगा और ज़ाइगोट फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सो सबसे पहले हमारा जो प्रोटिस्टा आता है वो आते हैं क्राइसोफाइट्स। इनके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। ये जो ग्रुप है इंक्लूड करता है डायटम्स और गोल्डन एल्गीज, ठीक है। गोल्डन एल्गीज को हम डेस्मिड भी बोलते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन इन्वायरमेंट। ये खारे पानी और मीठे पानी दोनों तरीके के पानी में रहती है। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। एंड फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर। पैसिवली का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में वाटर जाता है उसी डायरेक्शन में ये भी मूव करते हैं, इसलिए हम इन्हें प्लैंकटन भी बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो 2 ओवरलैपिंग शेल से बनी होती है, जो एक सो बॉक्स की तरह होती है, यानी इस तरीके से बनी हुई होती है। इनकी जो सेल वॉल है इस तरीके से बनी होती है, ठीक है। क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं। एंड ये जो वॉल्स है ये बनी हुई होती हैं सिलिका की। एनसीईआरटी देती है कि ये सिलिका की बनी होती है और इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, यानी इसे तोड़ा नहीं जा सकता या डिस्ट्रॉय नहीं करा जा सकता। एंड ये सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में होती है, जैसे मैंने बता दिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियन ऑफ ईयर इज रिफर्ड टू एज डायटोमिशियस अर्थ। अब देखिए क्या होता है कि जब ये जो सिलिका है इंडिस्ट्रक्टिबल है, इसे हम ख़त्म नहीं कर सकते, तो क्या होता है जब ये मरते हैं तो अपने पीछे ये क्या कर जाते हैं, ये जो सिलिका की शेल है इन्हें छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये जिस हमारे
हैबिटाट में रहते हैं वहाँ पे उसका डिपोजिशन होने लगता है। देखिए यहाँ दे रखा है कि जिस हैबिटाट में रहते हैं वहाँ पे इनका डिपोजिशन होने लगता है। एंड इस डिपोजिशन और एक्युमुलेशन को हम क्या बोलते हैं, डायएटोमिशियस अर्थ। ठीक है। बिंग ग्रिटी होने के कारण इन्हें हम यूज़ करते हैं पॉलिशिंग में, ऑयल्स के फिल्ट्रेशन में, सिरप्स में। तो ये सब इनके क्या है, यूज़ है, आप याद कर लेना, पूछ सकता है नीट एग्जामिनेशन में। साथ ही साथ जो हमारे क्राइसोफाइट होते हैं ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशन में, यानी ओशन में जो खाना बनाने का मैक्सिमम काम होता है वो क्राइसोफाइट्स का होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, डायनोफ्लैजिलेट्स की। ठीक है। सबसे पहले मोस्टली मैरीन होते हैं, याद रखना। पहले हमने पढ़ा था क्राइसोफाइट वो फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मरीन भी हो सकते हैं, लेकिन जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं वो मरीन होंगे। फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, ये किसी भी कलर के हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि इनमें मेन पिगमेंट कौन सा है। ठीक है। पिगमेंट के बारे में आपसे नहीं पूछेगा तो उसकी टेंशन मत लो। द सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन आउटर सरफेस। इसकी जो अगर स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ ऐसी होती है, ये ऐसे 4 पार्ट्स में होती है। एंड यहाँ पे स्टिफ सेलुलोज की प्लेट्स होती हैं इनकी कवरिंग पे। एंड ये जो स्पेस होता है इसे हम बोलते हैं ग्रूव। ठीक। तो ये आपका नहीं पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला। इनके पास 2 फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसवर्स होता है। यानी एक जो फ्लैजिला है वो इस डायरेक्शन में होगा एंड एक जो फ्लैजिला है वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है। तो ये जो हमारा होगा इसे हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल, और ये जो हमारा होगा इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स फ्लैजिला। अब देखिए एनसीईआरटी कहता है रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। एनसीईआरटी कहता है रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। एग्जाम्पल दे रखा है आपको ग्वानेलेक्स। इसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है, काफ़ी तेज़ी से डिवीज़न होती है, जिसकी वजह से जो सी है, जो हमारी समुद्र की सतह है, वो हमें लाल दिखने लगती है। एंड इस चीज़ को हम बोलते हैं रेड टाइड। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे याद करना। टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मैरीन एनिमल। अब ये डिवीज़न के टाइम पे कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी रिलीज़ करते हैं जो मरीन एनिमल्स जैसे फिशेस को हार्म करता है, या एक्वेटिक में जो भी हमारे एनिमल्स रहते हैं उन्हें हार्म करता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं यूग्लिनॉइड्स की। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। एनसीईआरटी लिखती है कि इनमें से ज़्यादातर कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। तो तीनों के डिफरेंस याद रखना। क्राइसोफाइट फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मरीन भी हो सकते हैं। डायनोफ्लैजिलेट अभी हमने पढ़ा मरीन होंगे, यूग्लिनॉइड कैसे होंगे, फ्रेश वाटर होंगे। ठीक है। इनके पास सेल वॉल नहीं होती, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल इनके पास सेल वॉल अब्सेंट होती है, याद रखना, अब्सेंट होगी। अब सेल वॉल नहीं है, इसकी जगह पे इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं पेलिकल, जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक है। इनके पास 2 फ्लैजिला होंगे, एक शॉर्ट होगा एक लॉन्ग होगा। और डायनोफ्लैजिलेट में हमने पढ़ा क्या कि वहाँ पे भी 2 फ्लैजिला होंगे, 2 फ्लैजिला होंगे, साइज में सेम होंगे, बस एक क्या होगा, एक ट्रांसवर्स होगा और एक लॉन्गिट्यूडनल होगा। तो ये डिफरेंसेस याद रखना, डिफरेंसेस से ही मेन क्वेश्चन पूछा जाएगा। दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेटिक होंगे, लेकिन अगर सनलाइट उनके पास तक नहीं पहुंच पाती है तो उस कंडीशन में ये हेट्रोट्रॉपिक भी हो जाते हैं। किस तरीके से हो जाते हैं, ये प्रिडेट करते हैं अपने से छोटे जानवरों पर। ठीक है। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट। इनके अंदर बेसिकली क्लोरोफिल भी पाया जाता है जो हायर प्लांट्स में देखा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें यूग्लेना, आपको ये यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। एंड अगर आपसे नीट एग्जामिनेशन में इसे दे के पूछता है कि ये किस ग्रुप में बिलोंग करता है, यूग्लिनॉइड, स्लाइम माउल्ड या फिर कुछ ऐसे देता है ऑप्शन, तो आप उसमें यूग्लिनॉइड टिक करेंगे। ओके। इसके हम PYQs भी करेंगे बेसिकली। अब हम आ जाते हैं स्लाइम माउल्ड्स पे। सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा है ये। सेप्रोफाइटिक मीन्स ये दूसरे या डेड डिके एनिमल पे ग्रो करते हैं, लीफ पे ग्रो करते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकोइंग टिक्स, यानी जो हमारी मरी हुई लीफ होती है उसके ऊपर इनकी बॉडी जो है वो ग्रो करती है। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम।
सुटेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम, जैसे मान लीजिए ये लीफ है, जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है, लीफ है जो डेड हो चुकी है, तो क्या होता है इसके ऊपर इस तरीके से हमारा प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर बनता है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स इसके अंदर कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। ये कब है, जब हमारे पास सुटेबल कंडीशन होगी, यानी जब खाना होगा। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है यानी खाना ख़त्म हो जाता है, तो जो प्लाज्मोडियम है वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है फ्रूटिंग बॉडी में। जैसे ये जो हमारा प्लाज्मोडियम है ये इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करेगा और इस फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे स्पोर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये कब है, अनफेवरेबल कंडीशन में, जब खाना ख़त्म हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग स्पोर एट देयर टिप्स, अपने टिप्स पे जो क्या करती हैं, स्पोर को बियर करती है। एंड इनके स्पोर के पास एक ट्रू वॉल होती है, यानी ट्रू सेल वॉल होती है, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस होती हैं एंड सर्वाइव करती है मैनी ईयर्स तक। एंड ये जो स्पोर है डिस्पर्स करते हैं एयर करंट के द्वारा और अपना खाना ढूंढते हैं। एंड जहाँ भी इन्हें अपना खाना मिलेगा वहाँ पे दोबारा से ग्रो करना चालू कर देंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रोटोजोन्स की, जो हमारे किसमें, इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटोजोन्स की। तो जितने भी हमारे प्रोटोजोन्स होते हैं ये सारे कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स मीन्स दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। एंड एज अ प्रीडेटर या फिर पैरासाइट ये अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। दे आर बिलीव्ड टू प्राइमेटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, ऐसा माना जाता है कि ये जो हैं एनिमल्स के क्या है, रिश्तेदार हैं, ठीक है। देयर आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स को हम बेसिकली 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, कि वो किस तरीके से मूव करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है एमीबॉइड प्रोटोजोन्स। ये ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फ्रेश वाटर, सी वाटर या फिर मॉइस्ट सॉइल में देखे जाते हैं। ये मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं अपने प्रे को, यानी अपने खाने को सूडोपोडिया के द्वारा। किसके द्वारा कर रहे हैं, सूडोपोडिया के द्वारा, जैसा अमीबा में देखा जाता है, इसलिए हम इन्हें एमीबॉइड प्रोटोजोन्स कहते हैं। इनकी जो मरीन फॉर्म होती है उनके पास सिलिका शेल होती है उनके सरफेस पे। एग्जाम्पल के लिए दे रखा है आपको एंटामीबा हिस्टोलाइट का, जो क्या है, पैरासाइट है। ह्यूमंस में भी ये पैरासाइट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है इनके पास क्या होगा, फ्लैजिला होगा। मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं यानी बिना किसी होस्ट के देखे जा सकते हैं, या फिर पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। अगर फ्री लिविंग होंगे तो इनके पास फ्लैजिला होगा। द पैरासाइटिक फॉर्म कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, इनकी जो पैरासिटिक फॉर्म होती है वो डिजीज कॉज करती है, जैसे स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा कॉज होता है, ट्रिपेनोसोमा के द्वारा, ठीक है। तो ये नाम याद कर लेना, कई बार आता है नीट में कि ट्रिपेनोसोमा किस डिजीज़ को कॉज करता है, या फिर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स इनमें से कौन है और क्या कॉज करता है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन्स की। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी लगातार मूव करते रहते हैं। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 1000 ऑफ सीलिया, क्योंकि इनके पास 1000 ऑफ सीलियाज होती हैं। दे हैव अ कैविटी गलट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ सेल सरफेस, इनके पास एक कैविटी होती है जिसे हम बोलते हैं गलट, जहाँ से जो भी खाना या पानी है वो इनके शरीर में आता है और बाहर जाता है, ठीक है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रॉ ऑफ सीलिया कॉज द वाटर लैडन विथ फूड टू स्टेड इनटू द गलट। अब क्या होता है, इनके पास जो सीलिया होता है वो पानी को ऊपर की साइड मूव कराते हैं, एंड उस पानी के साथ साथ जो खाना है वो भी मूव करता है एंड उनके गलिट तक आता है, जहाँ से वो उनकी बॉडी में एंटर कर जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पैरामीशियम आप याद करेंगे। इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद हमारा आता है स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स बेसिकली आपने डिजीज़ भी पढ़ी है, इसकी वजह से कॉज होती है कौन सी, हमारा मलेरिया, ठीक है, स्पोरोजोन से ही कॉज होती है। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, इनकी लाइफ साइकिल में स्पोर लाइक स्टेज होती है, ठीक है। एंड ये जो स्पोर होते हैं ये कैसे होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं, यानी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। द मोस्ट नोटेरियस इज प्लाज्मोडियम, इनमें जो सबसे नटखट है वो है प्लाज्मोडियम,
क्योंकि ये क्या करता है, ह्यूमन में डिजीज़ कॉज करता है। जो कॉज करता है मलेरिया, जो आप क्लास 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर में पढ़ चुके हैं। विच हैज़ अ स्टैर्जिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसका ह्यूमन पॉपुलेशन पे एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो इसके साथ अब हमारा प्रोटिस्टा भी कंप्लीट होता है। प्रोटिस्टा भी हमने रीड कर लिया। अब हम पढ़ेंगे बेसिकली वायरस को। ठीक है, फंगी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि फंगी एक काफ़ी बड़ा किंगडम है, तो इसको हम सेपरेट एनसीईआरटीज़ की कवर करेंगे। अभी हम पढ़ते हैं वायरस, वायरॉइड्स के बारे में। सो वायरस हम पढ़ते हैं। वायरस को सबसे पहले कहा ये ट्रू लिविंग नहीं होते हैं। इसके बाद इन्हें क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं दी गई, क्योंकि ये ट्रू लिविंग नहीं है, इसलिए इनको क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी गई। ये हैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी इनकी कोई सेल नहीं होती। इसके बाद क्या कहा गया है इसके वायरस के बारे में, कि ये होस्ट की जो मशीनरी होती है उसे टेक ओवर कर लेता है, यानी अपने कब्जे में ले लेता है और रेप्लिकेट करता है, और उसके बाद ये होस्ट को मार देता है। तो इस तरीके से जो वायरस है वो काम करता है। अब वायरस में बेसिकली देखिए, इसकी अपनी कोई मशीनरी नहीं है, ये होस्ट की मशीनरी को यूज़ करता है। मीन्स इसके पास कोई मेटाबॉलिक पाथवे नहीं है एनर्जी बनाने के लिए। तो इसीलिए जो हमारे वायरस होते हैं उनके खिलाफ एंटीवायरल मेडिसिन बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि उनका कोई अपना मेटाबॉलिक पाथवे नहीं है कि जिसे हम ब्लॉक कर पाएँ। ठीक है, तो इसलिए इनके खिलाफ दवाई बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। अब इनके कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, जो पेपर में आपसे पूछेगा। सबसे पहले आपको नाम याद रखना है इवोंस्की का। ये क्या करते हैं, इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या देखा कि जो टोमेको प्लांट है उसके ऊपर एक डिजीज़ लगी हुई है। ठीक है, एंड इन्होंने क्या करा, उस डिजीज़ से कुछ केमिकल लिया एंड उस केमिकल को पास कराया किससे, हमारे जो बैक्टीरिया फिल्टर होते हैं उसके थ्रू। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कुछ लिक्विड जो है वो उस फिल्ट्रेट से पास हो गया। तो उन्होंने उस जो हमारा लिक्विड फिल्ट्रेट था उसे नाम दिया इन्फेक्शियस फ्लूइड। एंड जो इवोंस्की हैं हमारे, इन्होंने ही वायरस जो टर्म है वो दी थी, जिसका मतलब होता है इन्फेक्शियस फ्लूइड। ठीक है, इसके बाद साइंटिस्ट आए बेजरिनिक। इन्होंने क्या करा, उस इन्फेक्शियस प्लांट में से उस केमिकल को एक्सट्रैक्ट करा, यानी निकाला, और उसको दूसरे टोमेको प्लांट के ऊपर डाला। तो उन्होंने देखा कि वो एक हेल्थी प्लांट में भी इन्फेक्शियस कॉज कर रहा है। तो उन्होंने उस फ्लूइड को नाम दिया इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। अब इन्होंने जो अपना बेसिकली टर्म यूज़ करा, ये टर्म कई बार नीट में पूछा जाता है, जो है कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। तो इसे मार्क कर लीजिए कि कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। एंड ये किसने बताया, बेजरिनिक ने बताया। सो देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, वायरस को लिक्विड मान रहे थे। 1935 में साइंटिस्ट आए स्टैनले। इन्होंने क्या करा, वायरस को क्रिस्टलाइज करा। ठीक है, और बताया कि जो वायरस है ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, जिसके अंदर कोई भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन टू प्रोटीन, वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन के अलावा इनके पास जेनेटिक मटेरियल भी हो सकता है, जो या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, दोनों नहीं होंगे। ठीक है, नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, दोनों में से कोई एक होगा। ये वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन। एक जो वायरस है वो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, या फिर प्रोटीन की कवरिंग होती है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इन्फेक्शियस होता है। ठीक है, एंड आप आगे पढ़ेंगे प्रायोन्स, उनका जो प्रोटीन होता है वो इन्फेक्शियस होता है। तो ये याद करने वाली बातें हैं जो आपको याद करनी है। इन जनरल वायरस डेट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। वो वायरस जो प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, अगर हम उनके जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। एंड आरएनए में कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड, यानी इस तरीके से एक सिंगल स्ट्रैंड होती है। और वो वायरस जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं एनिमल में, उनके अंदर आरएनए या तो सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। और अगर बात करें डीएनए की, तो डीएनए सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड होगा। ठीक है,
एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो आप जैसा आजकल देख रहे हैं कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, तो कोरोना वायरस का जो आरएनए है, सॉरी जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। इसके बाद हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज क्या है? वो वायरस जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करता है। इनके पास भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। अब देखिए हमने जो बात करी थी कि इनके पास प्रोटीन की क्या होती है? कवरिंग होती है। इनके पास प्रोटीन की कवरिंग होती है, तो उस प्रोटीन की कवरिंग को हम बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं? कैप्सिड। और ये कैप्सिड बनी हुई होती है छोटी छोटी सब यूनिट से, जिसे हम बोलते हैं कैप्सोमर्स, जो क्या करती है? न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये जो कैप्सोमर हैं इनकी हेलिकल शेप भी हो सकती है, पॉलीहेड्रल भी हो सकती है, ठीक है, जैसे अभी हम डायग्राम देखेंगे तो उसमें देखेंगे। वायरस कॉज डिजीज लाइक मम्स, एंड कुछ जो वायरस हैं वो डिजीज कॉज करते हैं, जैसे मम्स, स्मॉल पॉक्स, नर्व्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ठीक है, ये सारी वायरस के थ्रू होती हैं। अगर हम प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में मोसेक फॉर्मेशन, जैसे टोमैटो मोसेक हो गया, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, लीफ का रोल हो जाना, ठीक है, येलोइंग एंड वीन क्लियरिंग, ये सब क्या है? डिजीज़ हैं प्लांट्स में। इसके बाद हम आते हैं किस पे? वायरॉइड्स पे। वायरॉइड्स में बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है कि इसे डिस्कवर किसने करा था? इसे डिस्कवर करा था टी.ओ. डिनर ने, एंड यहीं से आपका क्वेश्चन आता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। ये जो है स्मॉलर होता है वायरस से भी छोटा होता है, एंड ये जो डिजीज़ कॉज करता है उसका नाम होता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, जो प्लांट में देखी जाती है। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री आरएनए। ये वायरॉइड्स क्या है? बेसिकली फ्री आरएनए की एक स्ट्रक्चर है, एंड इनके पास कोई भी प्रोटीन कोड नहीं होता। लैग्ड प्रोटीन कोड, यानी प्रोटीन कोड नहीं होता, जैसे इसी वजह से इन्हें हम नाम देते हैं वायरॉइड्स। एंड जो आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज लो मॉलिकुलर वेट, इनका जो अगर हम वेट की बात करें तो इनका लो मॉलिकुलर वेट होता है। उसके बाद हमारे आते हैं कौन? इसके बाद हमारे आते हैं प्रायोन्स। प्रायोन्स जैसे मैंने बताया था कि इनमें क्या होता है, जो इनकी कवरिंग होती है बेसिकली प्रोटीन कवरिंग, वो इन्फेक्शियस होती है, एंड इनके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन न्यूरोलॉजिकल डिजीज आर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है, इनकी जो प्रोटीन होती है वो इन्फेक्शियस होती है, एंड ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करती है। द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू वायरस, एंड ये वायरस के साइज का ही होता है, एंड इन्हें हम प्रायोन्स कहते हैं। इनकी जो मोस्ट नोटेबल, जो सबसे ज़्यादा डिजीज़ कॉज करते हैं वो कौन सी है? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेप्लोपैथी, जिसे हम बोलते हैं BSE, कॉमनली कॉल्ड मेड काउ डिजीज़, जिसे हम ज़्यादा नॉर्मल लैंग्वेज में मेड काउ डिजीज़ कहते हैं, जो कैटल में देखी जाती है। एंड ये ह्यूमन में भी एक डिजीज़ कॉज करते हैं जिसका नाम है क्रेक जैकॉब डिजीज़, CJD, जो ह्यूमन में होती है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं किस पे? एक मिनट। इसके बाद हम आते हैं लाइकेंस पे। बेसिकली लाइकेंस हैं क्या? लाइकेंस क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ठीक है, किस किस के बीच में? एल्गी और फंगी के बीच में। इसमें जो एल्गी का कंपोनेंट होता है उसे हम बोलते हैं फाइकोबायोंट। क्या बोलते हैं? फाइकोबायोंट। एंड जो फंगी का कंपोनेंट होता है उसे हम बोलते हैं माइकोबायोंट, जो 90% के आसपास होता है, ठीक। एल्गी प्रिपेयर फूड। एल्गी, अब देखिए ये क्या है? सिम्बायोटिक है, यानी एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो एल्गी क्या करती है? खाना बनाती है फंगी के लिए, और जो फंगी है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ सॉइल से मिनरल एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके एंड वाटर एब्जॉर्ब करके किसे देता है? एल्गी को देता है। अब इन्हें हम बोलते हैं लाइकेन, इनके एसोसिएशन को, और ये इंडिकेटर होता है पॉल्यूशन का, गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। जैसे आप चैप्टर 7 एवोल्यूशन में पढ़ते हैं क्लास 12th में, इंडस्ट्रियल के बारे में, कि जब वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो हमारे वाइट मोथ गायब हो गए, ब्लैक मोथ बच्चे, नेचुरल सिलेक्शन जिससे हम समझते हैं, ठीक है, तो वो आपका ये हो जाएगा। तो इसके साथ हमारी एनसीईआरटी ख़त्म होती है। अभी हमने एक पार्ट छोड़ा है फंगी, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ऐसी और वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।